हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी AJIPT के MPT के एंट्रेंस MCQs। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझा है। सो लेट्स कंटिन्यू। Question number 11. A patient complains of pain was 7/100 and range of motion restriction of the right shoulder joint due to overuse syndrome. The therapist decides to use procaine hydrochloride iontophoresis as an intervention for the problem. To administer this compound, which of the following is the appropriate technique? सो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जो कि अपना पेन वॉस है, जो उसका विजुअल एनालॉग स्केल में जो पेन रेटिंग एंड रेंज ऑफ मोशन भी उसका शोल्डर जॉइंट का रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब अच्छे से नहीं कर पा रहा है, राइट शोल्डर जॉइंट है और ओवरयूज सिंड्रोम की वजह से पेन है उसको। तो इसमें जो थेरेपिस्ट है वो आयोंटोफोरेसिस देता है पेशेंट को, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड इसमें ऑइंटमेंट ये यूज़ कर रहे हैं। एंड इस कंपाउंड को एडमिनिस्टर करने के लिए क्या सही टेक्निक होनी चाहिए। सो जो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड है वो सुपरफिशियल और क्यूटेनियस पेन को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है और उसमें मददगार होता है। एंड इसकी जो पोलैरिटी होती है, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड की जो पोलैरिटी होती है वो होती है पॉजिटिव। सो कैथोड रहेगा हमारा, क्योंकि पॉजिटिव जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं और वो अपोज करेंगे, तो जिसकी वजह से जो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड है वो टिश्यू में, स्किन में वो एंटर कर देगा, स्किन टिश्यूज़ में वो एंटर कर देगा। एंड जो आयोंटोफोरेसिस होती है वो एक कंटिन्यूस मोनोफेजिक करंट होता है, ओके। एंड जो मेडिकेशन हम देंगे वो अंडर कैथोड देंगे, क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th. Hubbard's nodules are seen in which of the following conditions? सो Hubbard's नोड्यूल एंड बोकार्ट्स नोड्यूल जो होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में सीन होते हैं, देखने को मिलते हैं। और जो Hubbard's नोड्यूल्स हैं वो DIP डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, और जो बोकार्ट्स नोड्यूल्स हैं वो PIP जॉइंट को अफेक्ट करते हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कौन से कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। सो आंसर इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स? सो ये जो रिफ्लेक्स होता है वो जन्म के साथ ही बच्चे में आता है। टिल 6 months ऑफ द एज ये जो रिफ्लेक्स है वो परसिस्ट करता है बेबी में। सो जो इस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो बेबी है, जो चाइल्ड है, जब वो सुपाइन में होता है, सो उसका जो एक्सटेंसर पैटर्न है वो हैंड और लेग्स सब एक्सटेंड हो जाते हैं, एक्सटेंसर पैटर्न में चला जाता है। और जब भी वो उल्टा लेटता है, बच्चे को उल्टा लेटाते हैं, तो उसके हैंड्स भी फ्लेक्शन में आ जाते हैं और लेग्स भी फ्लेक्शन में आ जाते हैं। फ्लेक्सर पैटर्न वो यूज़ करता है। सो ये एक रिफ्लेक्स है जो कि टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सो आंसर इज ए. इन सुपाइन मोर डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंसर पैटर्न एंड इन प्रोन। सो जब सुपाइन में है तो एक्सटेंड कर लेगा सब जो बच्चा है, और जब वो प्रोन में आएगा, प्रोन में है, उल्टा लेटा हुआ है, तो वो सब फ्लेक्स कर लेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आपको MPT के एंट्रेंस वाइज लर्न करने के लिए।
और ये आपको पता होने चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. इफ द पेशेंट इज प्लेस्ड इन अ सुपाइन पोजिशन विद हेड फ्लैट. एक पेशेंट है, उसको सीधा करके लिटा रखा है. ओके, सो पोस्टल ड्रेनेज इज ऑप्टिमम फॉर. तो पोस्टल ड्रेनेज जो है वो कौन से सेगमेंट्स के लिए परफेक्ट रहेगा इस पोजीशन में. सो जो एपिकल सेगमेंट्स होते हैं अपर लोब्स के, वो सेमी फाउलर्स पोजीशंस में उनको ड्रेनेज किया जाता है. पोस्टीरियर सेगमेंट्स के लिए जो पेशेंट होगा वो प्रोन में प्लेस रहेगा. ओके, या फिर सिटिंग में होगा. लिंगुलर सेगमेंट्स के लिए जो पेशेंट होगा वो साइड लाइन में रहेगा. ओके, बट जो एंटीरियर सेगमेंट्स हैं उनको ड्रेनेज करने के लिए जो पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन इज द परफेक्ट पोजीशन फॉर द पेशेंट. सो आंसर इज सी, एंटीरियर सेगमेंट्स ऑफ अपर लोब्स. क्वेश्चन नंबर 15. ब्लॉक्ड प्रैक्टिस इज. सो व्हाट इज ब्लॉक्ड प्रैक्टिस. इसमें क्या होता है कि एक सिंगल टास्क है और पेशेंट उसी को रिपीट करता है. सो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ सिंगल टास्क, एक ही टास्क है उसकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस को ब्लॉक्ड प्रैक्टिस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेंथेंड इन प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी में कौन सी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी होता है. सो प्रेगनेंसी में क्योंकि जो बेबी है वो धीरे धीरे करके एब्डोमिनल एरिया भी कवर कर लेता है, यूट्रस धीरे धीरे ऊपर को आता है. एंड जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में भी जो है वो जाती है प्रेगनेंसी में वुमेन्स. सो मोस्टली नेक फ्लेक्सर्स, नेक के जो फ्लेक्सर्स हैं वो ये हिप एक्सटेंसर्स एंड डीप एब्डोमिनल मसल्स प्लस नी एक्सटेंसर्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी होता है एक प्रेगनेंसी वाली वुमेन के लिए. सो नेक फ्लेक्सर्स, एब्डोमिनल्स, हिप एक्सटेंसर्स, नी एक्सटेंसर्स. सो आंसर इज ए. Question number 17. A patient underwent total hip replacement 4 months ago. एक पेशेंट है जो कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उसका 4 महीने पहले. सो पेशेंट को फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में भेजा गया गेट इवेल्यूएशन के लिए. तो उसमें जो राइट साइड है पेशेंट की वहाँ पे स्ट्राइड लेंथ शॉर्ट है. मीन्स कि जो पेशेंट की एक हील से दूसरी हील तक का जो डिस्टेंस है ये है स्ट्राइड लेंथ. सो ये जो है ये शॉर्ट हो चुकी है. सो इसमें क्या है. सो द पेशेंट इज़ मोस्ट लाइकली टू. तो पेशेंट को क्या हो सकता है कि इस वजह से वो शॉर्ट स्ट्राइड लेंथ है. सो आंसर इज कॉन्ट्रैक्टेड हिप फ्लेक्सर्स. सो कॉन्ट्रैक्टेड हिप फ्लेक्सर्स की वजह से, क्योंकि जो पेशेंट है वो 4 महीने पहले उसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और ऐसा तो हुआ ही होगा कि पेशेंट उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में चला नहीं होगा और स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई होगी. तो कॉन्ट्रैक्टेड हिप फ्लेक्सर्स की वजह से जो पेशेंट है वो अपना प्रॉपर स्ट्राइड लेंथ को नहीं ले पा रहा है. सो आंसर इज ए, कॉन्ट्रैक्टेड हिप फ्लेक्सर्स. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिकम मेंबर ऑफ सोसाइटी. वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम अपनी एक आइडेंटिटी बताते हैं और सोसाइटी का एक मेंबर बनते हैं. सो सोशलाइजेशन से. आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कितने लोग अपनी आइडेंटिटी को दिखाने में लगते हैं, अपना टाइम वहाँ पे लगाते हैं और एक सोसाइटी के मेंबर्स बनते हैं. नॉट ओनली सोशल मीडिया और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लस सोशली भी गैदरिंग्स में जब जाते हैं लाइक कवि सम्मेलन एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो भी होते हैं ड्रामास, थिएटर्स, उन सब में.
So that is socialization. Question number 19. Which of the following is the best radiographic view to patellar alignment? सो पटेला को देखने के लिए बेस्ट रेडियोग्राफिक व्यू होता है स्काईलाइन व्यू, जो कि होता है कि जब हम ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे आप जैसे आसमान में हो और आप नीचे की साइड देखते हो, तो दैट इज़ स्काईलाइन व्यू. सो जब पटेला को ऊपर से देखा जाता है तो दैट इज़ skyline view. So answer is D, skyline view. Question number 20. A patient is unable to invert the foot. एक पेशेंट है, वो अपना फुट इन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, अंदर को नहीं मोड़ पा रहा है. इंडिकेटिंग लीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व. इनमें से कौन सी नर्व की लीजन को वो बताता है कि कौन सी नर्व में इंजरी हुई है. सो इन्वर्टर ऑफ द फुट, मेजर इन्वर्टर ऑफ द फुट है टिबियालिस एंटीरियर. ठीक है, एंड टिबियालिस एंटीरियर को जो प्लस टिबियालिस पोस्टीरियर भी करवाती है, प्लस फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर हेल्यूसिस एंड एक्सटेंसर हेल्यूसिस. और जो इन मसल्स को सप्लाई करती है वो होती है डीप पेरोनियल एंड टिबियल नर्व्स. सो आंसर इज बी, डीप पेरोनियल एंड टिबियल नर्व्स. सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस प्लस उनके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आए होंगे. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है सो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Take care. Bye bye. And please do like, share and subscribe my video.